गुजराना, आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा शो जो हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपके तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर कर सकें और मदद कर सकें आपके सपनों को पूरा करने में। तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, अपने गोल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, अपने फ्यूचर रिलेटेड सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, #AskAskYourMoney लिखकर भी अपने सवाल आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो यह तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। शो लाइव भी आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप घर पर या टीवी के सामने नहीं हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल मौजूद हैं। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। मृन से हम आपकी क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बातचीत करते हैं TER के बारे में, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो सेबी का जो TER का प्रस्ताव है, अगर ये लागू होता है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मृन, वेलकम टू CNBC आवाज। तो पहले तो ये बताइए, आखिरकार ये TER टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, और अगर ये लागू होता है तो आम इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, या फिर क्या मायने हैं इन्वेस्टर्स के लिए इसके? आपको आवाज आ रही है मृन? मेरे ख्याल से मृन तक ऑडियो शायद नहीं जा रहा है, ऑल्दो वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मृन, आपको ऑडियो आ रही है? अभी आ रही है आवाज। ओके। तो मृन, हम बात कर रहे हैं क्वेरीज लेने से पहले टोटल एक्सपेंस रेशियो की। सेबी ने जो प्रस्ताव दिया है, तो समझना चाहेंगे कि टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, अगर ये लागू होगा तो कैसे फायदा पहुंचाएगा इन्वेस्टर्स को? तो नमस्ते दीपाली। एंड टोटल एक्सपेंस रेशियो जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो चार्जेस मिलाकर इसको टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब जो नया प्रस्ताव आया है वो ये है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसमें 2-3 चीजें जो थी वो उसके बाहर थी, जैसे फॉर एग्जांपल GST, या अगर जब म्यूचुअल फंड्स को ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रोकरेज कॉस्ट, ये सब इसके बाहर में था। 3-4 चीजें ऐसी थी जो इसके आइटम्स ऐसे थे जो इसके बाहर में थे। अब जो प्रस्ताव आया है वो ये है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द चार्जेस एंड ऑल द टैक्सेस। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो TER होगा, अभी तक अगर हम देखते हैं तो ये स्कीम लेवल पर होता था, बट अब ये जो होगा ये AMC लेवल पर होगा। इसका मतलब ये है कि AMC के AUM के हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो लगाया जाएगा, एंड नॉट बेस्ड ऑन द स्कीम AUM। तो इसमें जो है काफी फर्क आने वाला है, क्योंकि अब तक जैसा था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 500 करोड़ का 2.25% था, बट अगर हम अब देखते हैं जो प्रपोज्ड है वो ये है कि अप टू 2500 करोड़ इट्स गोइंग टू बी 2.55%, एंड दिस इज इन द रेगुलर प्लान। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे AUM बढ़ता है वैसे वैसे TER जो है वो घटता जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख करोड़ के ऊपर AUM है तो उस पर 1.3% करीब लगता है। सेम चीज हुई है नॉन इक्विटी फंड्स में भी, जिसमें 1.2% कर दिया गया है, और ये भी घटता रहता है। और बेसिकली ये ही बोला है कि जो भी है सभी कुछ ये TER के अंदर ही होना है। तो एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी इधर, कि अगर हम एक फंड लें 500 करोड़ से कम का फॉर एग्जांपल, तो उसका बेस TER 2.25% था, और उसके ऊपर जो दूसरे कॉस्ट लगा लोगों पर सब 2.78% पड़ रहा था। तो ये जो 2.78% है ये अब 2.55% पड़ेगा। तो ये प्रस्ताव है, और इससे बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रहेगा क्योंकि कॉस्ट नीचे आएंगे। ओके, चलिए, तो ट्रांसपेरेंसी प्लस कॉस्ट दोनों होगी कम, और इसके मायने यहाँ पर मृन ने समझाया। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। रवि पहले कॉलर बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। रवि, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग। मैम मैं इससे पहले भी आप लोगों से बात किया हूँ, अभी दोबारा से पोर्टफोलियो पर रिव्यू चाह रहा था। ये मेरा 30,000 का SIP अभी चल रहा है।
एंड इसमें 20 साल में 5 करोड़ का टारगेट है मैम। एंड तो पोर्टफोलियो अभी कैसा है वो एक बार पता करने चाह रहा था। दूसरा, ये एक्सिस ब्लू चिप को रखे या हटा दे? ओके, ठीक है। तो आपके फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है रवि, प्लीज बताइए। 8,51,000। ओके, 8.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 30,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। 20 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। फंड्स में क्विकली बता दो, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 ईच, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8,000 ईच, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000 ईच, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 3,000 ईच, और साथ ही एक्सिस ब्लू चिप में 2,000 और साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा में 4,000। तो क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर मृन? तो सबसे पहले तो मैं आपकी दाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप अपने सैलरी का एक अच्छा हिस्सा, करीब 40% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत कम लोग एक्चुअली 40% इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी दाद देना चाहूंगी कि आप ये कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपका लक्ष्य है 5 करोड़ का। तो अगर हम देखते हैं ये जो 30,000 आप 20 साल के लिए डालेंगे तो करीब इसका बन जाएगा 3 करोड़, अज्यूमिंग 12% रिटर्न पर एनम। अब आपके पास मैंने देखा 6 से 7 फंड हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 से 3 थीम चूज कर लेनी चाहिए। थीम का मतलब ये है कि लेट्स से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट। इन एनी केस मैं थीमेटिक और सेक्टर फंड्स रेकमेंड नहीं करती हूँ, बट जैसे कि मैं आपके पोर्टफोलियो में देख रही हूँ कि आपके पास एक्सिस ब्लू चिप भी है, आपके पास निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, आपने बेसिकली हर एक कैटेगरी में फंड इन्वेस्ट किया है। आई फील इतनी सारी आपको जरूरत नहीं है। तो लाइक आई फील पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज गुड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इज गुड, एचडीएफसी मिड कैप इज गुड। बाकी का आई फील कि आपको 3-4 फंड देखकर जो ब्लू चिप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी है, उसमें जनरली एक्टिव फंड्स का आउट परफॉर्मेंस होना बहुत मुश्किल है। एंड आई रियली फील कि आपको एक इंडेक्स फंड उसमें डाल देना चाहिए। तो थोड़ा सा ये बदलाव आप ला सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एटलीस्ट एक्यूमुलेट कर सकेंगे इन 20 इयर्स। बाकी थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं कि आप ब्लू चिप मल्टी कैप फंड से आपको निकलने की सलाह है, इंडेक्स फंड में आपको निवेश करना है। तो मृन, अगर आप थोड़ा और डिटेल्स में जवाब दे पाएंगे तो इनको मदद मिल जाएगी। अगर इनको इंडेक्स फंड ऑप्ट करना है पोर्टफोलियो में तो कौन सा फंड आप रेकमेंड करेंगी? दूसरी बात, जो आपने कहा है कि मल्टी कैप और ब्लू चिप से निकलने की सलाह है, तो इसका मतलब एक्सिस ब्लू चिप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप इन दोनों से एग्जिट कर लेंगे? बिल्कुल। और मैं सजेस्ट करूंगी निफ्टी 50 का आप आईसीआईसीआई देख सकते हैं, यूटीआई भी देख सकते हैं, एचडीएफसी भी देख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी फंड चूज कर सकते हैं, इंडेक्स फंड। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। हार्दिक यादव गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हार्दिक, नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने आपको अपने फंड्स बता दिए हैं कि 15,000 की रनिंग एसआईपी है और 30 इयर्स का गोल है। तो जो मेरा फंड सिलेक्शन है, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो लार्ज कैप में किया है, वो फंड सिलेक्शन परफेक्ट है कि कोई उसमें चेंजेस करने की जरूरत है? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा जो एनपीएस में मेरा इन्वेस्टमेंट जाता है हर महीने करीबन 14,000 अराउंड, मेरा और एम्प्लॉयर का मिला के। तो वो एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड स्कीम में जा रहा है, तो वो स्कीम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाए तो ये स्कीम चेंज करनी चाहिए कि एसबीआई पेंशन फंड वाली ही रखनी चाहिए? ओके, चलिए तो पूछ लेते हैं। 15,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 7 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है। एनपीएस के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करें ना करें। पोर्टफोलियो में इनका बता देती हूँ क्विकली। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए महीना, एक्सिस स्मॉल कैप में 4,000 रुपए महीना और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में 1,000, एसबीआई लार्ज मिड कैप में 1,500 रुपए महीना और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ये 1,500 के आसपास का इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, इनके पोर्टफोलियो को लेकर और इनके एनपीएस पर सजेशन को लेकर? तो एनपीएस तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मैं एसबीआई में कंटिन्यू करूं या मैं दूसरा पेंशन फंड मैनेजर चुनूं। आई थिंक एसबीआई हैज गॉट गुड परफॉर्मेंस। आप एसबीआई पेंशन फंड के साथ ही रह सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको पेंशन फंड मैनेजर बदलने की जरूरत है।
दूसरा, अब आपके फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो एक तो जैसे कि आपने कहा कि आपको 15,000 ग्रो करना है 30 साल में करीब 6.5 करोड़। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5.5 तक तो हो ही जाएगा अगर हम 12% रिटर्न लें। थोड़ा सा आई फील कि अगेन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड्स हैं। देखिए मैं क्या देख रही हूँ ज्यादातर आजकल की इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में करीब 8 से 9 फंड रहते हैं और वो हर कैटेगरी में एक एक इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। बट एक्चुअली ना ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और इसमें क्या होता है ना कि काफी ओवरलैप ऑफ स्टॉक्स भी हो जाता है। दूसरी बात मैं देख रही हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड एक ही फंड हाउस से हैं, तो इसमें क्या होता है, देयर इज चांसेस ऑफ ओवरलैप ऑफ स्टॉक्स। एंड द अदर इशू इज कि जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी आपको सिमिलर ही मिलेगा, राइट। सो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगेन कि आप आई वुड से कि सिंस आपका लक्ष्य काफी दूर है, 30 साल का लक्ष्य है, ज्यादा आप एलोकेट करें स्मॉल कैप और मिड कैप में। ये ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, बट सिंस आपका 30 इयर्स का टाइम फ्रेम है तो उस टाइम फ्रेम में जो बढ़ोतरी होगी वो सबसे ज्यादा इसमें होने की आशंका है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आपको फोकस करना चाहिए। इसमें जो आपने ये दिस फोकस्ड एंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, आई डोंट फील कि ये सब कैटेगरीज कुछ वर्थ हैं, सो आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन ग्रोथ फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, ये ठीक है। बाकी का आई विल से कि आप एक इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि इन एनी केस आप ये फोकस फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड हैव अ लार्ज कैप फोकस इन एनी केस। ओके, चलिए, तो आपको सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर और उनको आप इम्प्लाई कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने पोर्टफोलियो पर, और इन्वेस्टेड रहिए।